सारा कथा पढ़वा लेंगी रहने दो। हाँ पढ़वा एक दीजिए। बार कथा फिर से पढ़वा दीजिए। हाँ एक बार कथा दोबारा से पढ़ दीजिए। ओ मैं भूल ही जाती हूँ। बोलना पड़ेगा। फिर से पढ़ूं? जी बिल्कुल जी। अच्छा। पुनः नमन सबको। मेरी लघु कथा दो राहे पर बचपन। आज हमारी काम वाली सुमन अपनी 13 साल की बेटी नेहा को लेकर आई। मैंने सोचा शायद ये मुझसे मिलाने के लिए लाई है, तो मैंने उसे अपने पास बैठा लिया और पढ़ाई की बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद सुमन अपनी बेटी की ओर मुखातिब हो बोली, क्या तू बर्तन मान, मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। वह उठने ही जा रही थी कि मैंने उसका हाथ पकड़कर बैठा लिया और सुमन को हिदायत देते हुए कहा, खबरदार अगर इस बच्ची से काम कराया। तूने तो मुझसे कहा कि मेरी बच्ची हर क्लास में फर्स्ट आती है। हाँ सही कहा मैंने, मगर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए लाई हूँ। सुमन, तुम्हारा लालच बढ़ता जाएगा और इस बच्ची का बचपन काम के बोझ तले दबकर मुरझा जाएगा। इसे पढ़ाई से बेदखल मत करो। इतने में नेहा बोली, आंटी घर जाकर मैं मार खाऊंगी, ये मुझे काम करने दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने सुमन को बुलाकर कहा, आज के बर्तन मैं खुद मान लूंगी, ऊपर से तुम्हारे 200 रुपए और बढ़ा रही हूँ। इससे कोई काम न लेना, सिर्फ पढ़ने देना, आगे बढ़ने देना। कुछ त्याग तपस्या कर करके कठिनाइयों का सामना करके ही बच्चों का भविष्य संवारा जा सकता है। मुझे नेहा के अंदर देश का सुंदर भविष्य भी नजर आ रहा है। धन्यवाद। बहुत अच्छी कथा। विजय मौर्य जी की कथाएं हमेशा ही प्रेरणादायक होती हैं और आपकी प्रेरणादायक बहुत लघु कथा है और मालकिन की उदारता से बच्ची का जीवन सुधर जाए ऐसी शिक्षा दे रही है। ऐसी लघु कथा आनी चाहिए समाज में, जिससे समाज का उद्धार हो और लिखा जाना चाहिए इन सब चीजों पे, और पहले भी लिखा जा चुका है। बस समाज में उदारता बढ़े ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ कथन थोड़ा सा और मारक हो तो लघु कथा में एक चमक आ जाएगी। धन्यवाद। बाकी आपकी लघु कथा बहुत अच्छी है, सकारात्मक संदेश दे रही है। धन्यवाद। आभार। नमस्कार, मैं जुड़ चुकी हूँ सुषमा सिन्हा। अच्छा जी जी जी, नमस्कार बहुत आपको। स्वागत है आपका सुषमा जी। बहुत स्वागत। सुषमा जी भी पटना से हैं? जी मैं वाराणसी से हूँ। अच्छा, वाराणसी से। जी, बनारस भी हमारे पटल पे आ गया है। हाँ। अब मैं सरोज बाला सोनी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी लघु कथा का वाचन करें। सरोज बाला सोनी जी। आप अपना माइक खोल लीजिए सरोज जी। सबको प्रणाम करती हूँ और मेरी लघु कथा का शीर्षक है प्रकृति माँ, जिसे मैंने संवाद शैली में लिखा है। दादी, हेलो सुरेश बेटा। सुरेश, हेलो। हाँ दादी, चरण स्पर्श। कैसे हो आप और बाबा जी? दादी, बच्चा हम लोग 15 दिन पहले तुम्हारी बुआ के घर गए थे। वहां तुम्हारे बाबा जी की तबीयत खराब हो गई है, सो कल वापस आ गए हैं। बहुत घबराहट है इनको। हम शहर के अस्पताल में इन्हें दिखाना चाह रहे हैं। सुरेश, ठीक है दादी, हम सवेरे पहुंच रहे हैं, आप लोग को यहाँ ले आएंगे और मेडिकल कॉलेज में बाबा जी को दिखा देंगे। अगले दिन सुबह दरवाजे की बेल बजी। दादी, आ रहे हैं, लगा तो सुरेश बच्चा आएगा। हुआ सुरेश, दादी जी, बाबा जी, चरण स्पर्श। आप लोग तैयार हो? बैठो गाड़ी में। अस्पताल पहुंचकर सुरेश, डॉक्टर साहब, ये हमारे बाबा जी हैं, इन्हें बहुत घबराहट हो रही है, सांस लेने में भी दिक्कत है। डॉक्टर साहब, मैं ईसीजी लिख रहा हूँ, करवा लीजिए। सुरेश,
ठीक है डॉक्टर साहब, कल रिपोर्ट मिल जाएगी, फिर आपसे मिलता हूँ। सुरेश अगले दिन रिपोर्ट लेकर, जी डॉक्टर साहब, ये रही मेरे बाबा जी की ईसीजी रिपोर्ट। डॉक्टर, सुरेश, ये कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, ले लीजिएगा। और हाँ, बाबा जी को खुली हवा और प्रकृति के बीच रखिए। इन्हें रोज सुबह किसी पार्क में थोड़ी देर ले जाया करिए। जब थोड़ा सही हो जाए तो रोज पार्क में टहलें। जल्द ही स्वास्थ्य लाभ होगा। इन्हें सादा भोजन ही दीजिए। और हाँ, एसी इन्हें नुकसान करेगा। सुरेश, जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत अच्छी। अब अपर्णा इसकी समीक्षा करके बताएंगी कि इसमें जी, क्या आप खूबियां और कमियां हैं। जी, आपकी कथा अच्छी है, लेकिन थोड़ा-सा मैं ये कहना चाहूँगी समीक्षक होने के नाते कि इसमें काल दोष है। लघु कथा में कभी भी अगले दिन का ज़िक्र नहीं होना चाहिए। इस कथा को अगर आप पूरा और संवाद शैली में है, तो ये लघु कथा सही है कि नहीं, ये तो आचार्य जी बताएँगे, क्योंकि मुझे इसमें भी नहीं सही लग रहा है इस तरह से लिखना जो आपने अलग-अलग सबके लिए संवाद लिखे हैं। और अगला दिन फिर आपने अगला दिन भी दिखाया, ये चीज़ आपको थोड़ा-सा सही कर लेनी चाहिए। और अंत भी एक कुछ मतलब कथा जैसे कथानक कुछ भी है, कथा जो होनी चाहिए तो कथा अंत जब हो उसका तो कुछ थोड़ा मारक होना चाहिए। ये तो सीधी सपाट जैसे डॉक्टर ने आपको सलाह दे दी, तो मुझे थोड़ा-सा ये लग रहा है कि कुछ ऐसा इसमें एकदम से चमक आनी चाहिए या एक वो होना चाहिए कि हाँ, कुछ आपके दिल में उतरा या कुछ ये तो एक कॉमन बात है कि आप उसमें घुमाइए या ये सब डॉक्टर की सलाह है। थोड़ा-सा मैं कहूँगी इसको थोड़ा-सा सुधार लें। समीक्षक होने के नाते आप इसको अनथ्या ना लें नहीं नहीं, और कोई ऐसी बात। हाँ, और अगला दिन नहीं होता उसमें काल दोष है इसमें। बाकी जी आचार्य जी बताएँगे। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके, नमस्कार। ये बहुत सही समीक्षा कि इसमें काल दोष है। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ इस कार्यक्रम के लिए कि आचार्य जी आप कुछ कहना है आपको क्या? नहीं नहीं, बाद में कहें। अच्छा, मैं भारती पायल को आमंत्रित करती हूँ, वो अपनी लघु कथा जी का वाचन करें। जी दीदी, सभी को प्रणाम, आपको प्रणाम, गुरुजी को प्रणाम, सबको प्रणाम करते हुए मैं लघु कथा पढ़ती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। संक्रमण। डेंगू का संक्रमण तेज मरीज को मिलने से करे परहेज। यह हेडिंग पढ़कर आशा पूरी न्यूज में घुस गई। विस्तार से पढ़ने के बाद मन ही मन बुदबुदाने लगी, अरे बाबा, नाक चाहे सीधे पकड़ो या घुमा के, बात तो वही है। एडीज मच्छर एक से दूसरे तक पहुंचाए या कोई और, संक्रमण तो संक्रमण ही है। डेंगू संक्रमण रोग है तो है, चाहे कोई बीमार हो, मैं तो उसे देखने नहीं जाऊंगी। जान है तो जहान है, हाँ नहीं तो हाँ हाँ ठीक है, जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा। रावत बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या चाय वाय कुछ मिलेगी? लाती हूँ अभी, लेकिन मेरी बात हल्के में मत लेना, हाँ नहीं तो, कहकर वह रसोई में चली गई। चाय लेकर रावत बाबू अपने बॉस के घर चले गए। थोड़ी देर में आशा के पापा का फोन आ गया। अस्सू, तुम्हारी मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, क्या हो गया मम्मी को? किस हॉस्पिटल में है? पड़ोस के सिविल हॉस्पिटल में। आती हूँ अभी। नहीं तुम मत आना अस्सू, इनसे तुमको भी संक्रमण हो सकता है। ठीक है पापा। आशा ने रावत बाबू को फोन लगाया तो उठा ही नहीं। वह बड़बड़ाने लगी, जरूरत पर इनका फोन कभी भी नहीं उठता, हाँ नहीं तो। वह सारी ऊंच नीच पर गौर करती रही और उसके हाथ पांव चलते रहे। कुछ ही पलों में वह हॉस्पिटल में अपनी मम्मी का हाथ पकड़े खड़ी थी। कैसी हो मम्मी? समाप्त कहानी। बहुत सुंदर
ये कोरोना काल की लिखी हुई लघु कथा। अपर्णा, जी। आप एक के बाद एक करती जाइए समीक्षा। हाँ, जी 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 जी। दीदी, हाँ डेंगू जब चला था पिछले अच्छा, हाँ, साल तक की। हाँ। ये डेंगू के है, सॉरी। आपकी कहानी तो एक औरत जैसे ही होती है, घर में घरेलू, डरती जी भी है बाहर जाने से, और उस समय था भी ऐसा कि डर तो लगता ही है, लेकिन नायिका को डेंगू के संक्रमण से डर लगता है। उसने ऐलान तो कर दिया कि कोई नहीं जाएगा, लेकिन जब उसने सुना कि मम्मी की तबीयत खराब है तो वो देखने पहुंच गई। ये मतलब आपने जो भावनाएं दर्शाई है, ये वाकई में ऐसा होता है। बहुत सही है लघु कथा, आपकी लघु कथा तो है। जहां तक मुझे लगता है, थोड़ा सा आपने शायद, वो पहुंच गई देखने की जैसे वो पहुंच गई, तो वहीं पे अगर वो सोच लेती ये चीज, तो ये पल की कथा हो जाती। ऐसा लघु कथा में होता है कि लघु कथा पल विशेष की कथा होती है, तो ये आना जाना ये सब इसमें नहीं होना चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। जी बाकी वैसे औरतों की भावनाओं को आपने बिल्कुल सही दर्शाया है। ऐसी ही होती हैं कई औरतें, तो डर जी रही है वो तो सही है, बहुत अच्छी बात है। बाकी लघु कथा अच्छी है आपकी। जी दीदी, धन्यवाद। हमारे बीच में आभा सक्सेना दूनवी देहरादून से उपस्थित हो गई हैं। वो पहली बार हमारे इस पटल पर आई हैं। बहुत अच्छी लघु बहुत कथाकार स्वागत है। हैं, अच्छी गजलकार हैं। आभा जी, आप अपना वीडियो भी खोल लीजिए तो लोगों को अच्छा लगेगा सबको। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस समूह में। और अब मैं नीता शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी लघु कथा का वाचन करें। जी नमस्कार। मंच पर उपस्थित आभा जी, आप माइक म्यूट कर लीजिए। ओके ओके। जी नमस्कार। जी, मंच पर उपस्थित आचार्य जी को, हमारी आज की समीक्षिका आदरणीय अपर्णा जी, मंजू जी और बाकी सभी कथाकारों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मेरी आज की लघु कथा है शिनाख्त। पुलिस गाड़ी की आवाज सुनते ही भीड़ को हटाते हुए सिपाही बोला, हटो हटो, सब पीछे हो जाओ, साहब आ गए। हाँ इमरान, कुछ पता चला क्या? गाड़ी से उतरते साहब ने प्रश्न किया। नहीं साहब, कुछ पता नहीं चला, इमरान ने अस्वीकृति में सर हिलाया। शिनाख्त लायक कुछ मिला? कोई पहचान पत्र, धर्म जात सूचक कोई निशान? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे पता चले कौन धर्म जात की है, कहाँ की है। शरीर पर कपड़ा है बस और कुछ नहीं, हाथ जेब सब खाली। इमरान ने संजीदगी से इमरान बोला। अच्छा। साहब ने मोबाइल में नंबर लगाया और बोले, हाँ भाई, सब इंस्पेक्टर मनोज सिंह बोल रहा हूँ, जल्दी से बड़े मैदान के पीछे वाली सड़क पर गाड़ी भेजो, एक लाश उठानी है। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। नीता शर्मा जी बहुत अच्छी लेखिका हैं, और उनकी लघु कथाएं बहुत अच्छी होती हैं। एकदम अलग विषय लेके आती हैं हर बार वो, और उनकी लघु कथाओं में बहुत कम गलतियां होती हैं। और बहुत अच्छे चिन्ह वगैरह का भी बहुत ध्यान रखती हैं वो, जैसा कि सर बताते हैं। और आपकी लघु कथा दिल को छूने वाली मारक कथा है, ये तो है। मरने के बाद पुलिस की नजरों में इंसान की लावारिस लाश की कोई इज्जत नहीं है, जैसा कि आपने दर्शाया है। शायद बिना धर्म जात जाने उसकी शिनाख्त की कोई वैल्यू भी नहीं है। बहुत अच्छी कथा, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद बधाई आपका, बहुत आपको। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय, बहुत नमस्कार। वास्तव में बहुत अच्छी आपने ये कथा लिखी है कि एक, जब इंसान का ये लेवल जो है, उसके ऊपर जो पट्टा चढ़ा होता है धर्म का, जाति का,
नाम का वो हट जाता है, तो वो एक सिर्फ लावारिस लाठी हो जाती है। लावारिस लाठी, बहुत अच्छी। हालांकि इसको थोड़ा समझने में पहले मुश्किल होती है हाँ, कि मुश्किल आप क्या है। कहना चाहती हैं, लेकिन जब गहराई से सोचा जाता है गहराई से तो सुन के ज्यादा पता चलता है, समझ एकदम में से आ जाता पढ़ने है के कि जो ये अंदाज भी आपका बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छी लघु कथा है। और हमारे बीच में रश्मि लहर जी भी हैं, तो रश्मि लहर जी का मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी कथा का वाचन करें। सभी को नमस्कार। आचार्य साहब चरण स्पर्श सभी वरिष्ठ जनों को यथोचित अभिवादन। हमने अपनी लघु कथा पटल पर डाली थी, थोड़ा इसके टाइटल को लेके हम कंफ्यूजन में थे, तो उम्मीद है कि आप लोग बताएंगी कौन सा टाइटल रखें। हमने अभी तो इसका नाम रखा है प्रतिकार, और हम नजरिया भी रखना चाह रहे थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे, और झन्नाहट, तीन दिमाग में थे। तो आप लोग बताइएगा कि प्रतिकार ठीक है कि नहीं। क्या यार, हर समय टेंशन उगल कर रख देती हो अपनी रचनाओं में। अरे कभी प्यार वार किस विज भी लिखो ना, बिना मसाले हिट नहीं हो पाओगी, जान लो। कौन पढ़ेगा बर्तन धोने वालों का, घोड़े की नाल ठोकने वालों का दर्द। हद होती है। अपनी पत्नी स्मृति की उत्कृष्ट लेखनी से सजी पुस्तक के बंडल पर उपेक्षित सी नजर डालते हुए, वाणी से लगभग धिक्कारते हुए, रमी अपने जूते से गेंद उछालता हुआ बाहर निकला और वहीं ठिठक गया। स्मृति की फोटो उसकी पुस्तक एक ना ऐसे भी के साथ टीवी चैनल पर सजी थी। उसके नीचे लिखे कमेंट को पढ़कर रमी का सर्वांग झन्ना उठा था। वहां बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, अश्लीलता तथा भौंडी रचनाओं पर भारी पड़ा यथार्थवादी लेखन। बधाई स्मृति जी, सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार हेतु आपकी पुस्तक चयनित की गई। बहुत सुंदर। रश्मि जी, आपकी लघु कथा सुन के पढ़ के तो मैं इतनी भाव विभोर हो गई, गलती का तो कोई सवाल ही नहीं इसमें। मुझे बहुत अच्छी लगी, और सबसे बड़ी बात है कि ये लेखकों के ऊपर है, ये हम लोगों के दिल में उतर गई। बहुत सुंदर, साधुवाद आपको, बहुत अच्छा। और कोई कमी बेशी मुझे तो नजर नहीं आई, और बाकी आचार्य जी बताते हैं लास्ट में। मुझे बहुत अच्छी लघु कथा, और विषय आपने बहुत अच्छा लिया, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। ये हम गृहिणियां जो घर में रहकर लिखती हैं, जिसकी कोई वैल्यू घर वाले नहीं समझते, और बाहर वाले समझते हैं लेकिन घर वाले नहीं समझते, सबसे बड़ी ये हम लोगों की विडंबना है। जी और जी, जिसको आपने उभार के रख दिया, एकदम बहुत बढ़िया, साधुवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत सुंदर आपकी लघु कथा है रश्मि जी। गृहिणियां वास्तव में उनका दायरा थोड़ा छोटा होता है, तो वो सच्चाई ही लिखती हैं। सच्चाई लिखती है, सही और बात। जो बाहर पुरुष या स्त्रियां जो बाहर रहती हैं, जिनका दायरा बड़ा है, वो थोड़ी कल्पनाओं की उड़ान भी लिख देती हैं, और थोड़ा सा लेखक वो थोड़ा अलग तरह का झूठ दम्भ भी लिख देते हैं। लेकिन सच्चाई की अंत में सच्चाई की ही विजय होती है। हमेशा से हमारा ये इतिहास गवाह है कि अधर्म पे धर्म की विजय हुई है। तो वही बहुत बहुत आभार। अश्लीलता पर जो आज मंच के भी लोग हैं, मंचीय कवि हैं, चाहे वो कितना भी उभर के मंच पे उभर के सामने आए, लेकिन जो गहराई से लिख रहा है, जो सच लिख रहा है, उसकी बात फिर वो निरंतर चलता रहता है, उस स्थायी होता है। ये तो आभार। बहुत अच्छी आपकी लघु कथा है। आभार। और अब मैं सुषमा सिन्हा जी को आमंत्रित करती हूँ। सुषमा सिन्हा जी भी बहुत अच्छा लेखन है उनका, बहुत अच्छी लघु कथाएं लिखती हैं। नमस्कार। मेरी लघु कथा का शीर्षक है मुट्ठी भर धूप। सालू के यहाँ जब भी पार्वती आती,
सुषमा जी, आपने 2 लघु कथाएं भेजी थी। जी हाँ, एक मुट्ठी भर धूप और एक कृपा भेजी हाँ, थी। तो आप पहले मैं अपर्णा से पूछ लूं, अपर्णा ने कौन सी की समीक्षा की है? मुट्ठी भर धूप ही पढ़ दीजिए, यही पढ़ी है शायद ठीक मैंने। है, ठीक है। सालू के यहाँ जब भी पार्वती आती, उसके मन में एक अनजाना सा डर बैठने लगता। भय बिन होत न प्रीति वाली बात सामने आ जाती। वह न चाहते हुए भी पार्वती का अच्छी तरह से अवभगत करती। आज अपने मन की बात और पीड़ा पार्वती से छुपा न सकी। मानो विनती करती हुई कहने लगी, देखो पार्वती, बुरा ना मानना, लेकिन तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं, यह तुम भी जानती हो। वह आश्वासन और तसल्ली देती हुई कहने लगी, ना जीजी, आप बिल्कुल भी मेरी ओर से निश्चिंत रहिए। मैं तो सूरज को जन्म ही नहीं देना चाह रही थी। आपके लिए ही, आपके कहने पर ही मैं उसे जन्म दी। पांच बच्चों की माँ थी। सूरज को तो आपने ही बचाया। उसके जन्म से पहले ही आप उसकी माँ बन गई थी। उसे कभी कुछ पता नहीं चलेगा। देखिए, धीरे धीरे 5 साल का हो गया। मैं तो यूं ही कभी कभी शहर आती हूँ, आप सबों से मिलने आ जाती हूँ। सूरज आपका है और हमेशा ही आपका रहेगा। मुझे तो बस मुट्ठी भर धूप चाहिए, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपकी ये कथा बहुत सुंदर है, और एक माँ की भावनाएं जिसने अपने बच्चे को दे दिया, और जो आपने अंत जो आपने किया ना, एक मुट्ठी भर धूप, बस वही दिल में उतर गया। बहुत अच्छी लगी आपकी कथा। वास्तव में कुछ माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चों को दे देती है, तो बहुत बड़ी बात है ये, अपने दिल के टुकड़े को किसी को देना और उसकी थोड़ी-सी खुशी में खुशी ढूँढ लेना। ये आपने बहुत सुंदर कथा लिखी, बहुत अच्छी कथा है। बाकी कोई त्रुटि मुझे तो नज़र नहीं आई। धन्यवाद। सुषमा सिन्हा जी बहुत अच्छी लघु कथाकार है। उनका जी, जी। हमेशा ही बहुत अच्छी लघु कथाएं होती हैं। हुँ। अब मैं हमारी नई मेंबर, नई सदस्य, हालांकि मेरी तो बहुत पुरानी वो दोस्त हैं, आभा सक्सेना दुनवी, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी लघु कथा का वाचन करें। नमस्कार मंजू जी, मैं आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि आपने अपने पटल पर मुझे बुलाया। हालांकि वैसे तो मैं गज़ल लिखती हूँ, ज़्यादातर कहानियाँ लिखती हूँ लंबी वाली, लेकिन लघु कथाएं मतलब लिखी हैं, थोड़ी लिखी हैं। उनमें से एक लघु कथा मैंने ये लिखी थी जो मैंने आपको भेजी थी, वो ये है, एक नौकरी किन्नर को। तो मैंने ये किन्नर के ऊपर, थर्ड जेंडर के ऊपर एक लघु कथा लिखी है, क्योंकि इस सब्जेक्ट पे बहुत कम लोग लिख पाते हैं। तो ये सुनिएगा। नरेंद्र के हाथ में मिस दीपा का सीवी पंखे की हवा में फड़फड़ा रहा था। पीएचडी इन केमिस्ट्री, गोल्ड मेडलिस्ट, नो एक्सपीरियंस, जेंडर अदर। वह चौंक गया। उसने नेक्स्ट कैंडिडेट के लिए बेल बजा ही दी। मे आई कम इन सर? यस प्लीज। एक मोटी सी मर्दानी आवाज नरेंद्र के कानों में चुभती हुई सी लगी। सर, यह मेरा सीवी है। हाथ नरेंद्र की ओर बढ़े थे और मर्दों जैसे हाथ थे वे, पर उन्हें वैक्सिंग करके दिखारा हुआ था। सलीके से तराशे हुए नाखून और उन पर लगी नेल पॉलिश, हल्के रंग की नेल पॉलिश गजब ढा रही थी। मिस शर्मा, आपको कोई अनुभव तो है नहीं काम करने का? नरेंद्र ने एक निगाह मिस दीपा के ऊपर डालते हुए कहा। जब फिर मिस दीपा ने जवाब दिया, जब कोई थर्ड जेंडर होने की वजह से मुझे नौकरी देगा ही नहीं, तो काम करने का तजुर्बा कैसे होगा? ठीक है,
आपकी क्वालिफिकेशन को देखते हुए यह नौकरी आपको दी जाती है। दीपा अपने केबिन में बैठी काम को समझने की कोशिश कर रही थी कि उसके कानों में कुछ शब्द पड़े। मालूम नहीं बॉस ने एक हिजड़े को नौकरी पर कैसे रख लिया। अचानक एक रौबदार आवाज पूरे ऑफिस में गूंज उठी। मैं हिजड़ा हूं, मैं जनखा हूं, मैं किन्नर भी हूं। रहा नौकरी का सवाल, वह मुझे मेरी काबिलियत पर ही मिली है। मुझे ना तो किसी महिला में रुचि है और ना ही किसी पुरुष में। मैं न्यूट्रल ही रहती हूँ और रहूंगी। मुझे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर नियुक्त किया गया है। मैं कल से हार्ड वर्क की अपेक्षा रखती हूँ आप सभी से। पूरे ऑफिस में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। ये मेरी लघु कथा थी नौकरी किन्नर को। और मैं आचार्य जी को प्रणाम करती हूँ कि मैं अपनी कथा, लघु कथा, हालांकि मुझे बहुत एक्सपीरियंस नहीं है लघु कथा लिखने में, तो मैं आज उनके समक्ष अपनी कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। बहुत सुंदर। अपर्णा जी। नमस्कार आवाधुनी जी। जी जी और जी। मैं आपकी गजलें पढ़ती रहती हूँ और आज बिल्कुल। पहली बार पता चला कि आप लघु कथा में भी पारंगत है। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी लघु कथा आपने लिखी और सबसे बड़ी किन्नर समाज को लेके लिखी है आपने। जी 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 किन्नर जी समाज पे बहुत कम हम लोग सभी का ध्यान जाता है और जी जी। कथाएं भी बहुत कम हम्म लिखी गई हैं। जबकि हम्म हाँ, अब सामने आ रहा है कि वो लोग भी काफी टैलेंटेड भी हुए हैं। एक आध टैलेंटेड पिक्चर हुआ। में भी उनको दर्शाया गया। तो वो हम्म। भी इंसान ही है, देखिए हम लोगों की तरह से ही। बिल्कुल बिल्कुल उनको सही बात उनको है। पूरा सम्मान देना और फिर जहां आपने ये चीज उठाई है कि ज्ञान किसी स्त्री पुरुष का ही बपौती नहीं है। जी वो बिल्कुल। भी अगर वो पढ़ा लिखा है या पढ़ी लिखी है, जो भी है, तो ये महत्वपूर्ण है कि है, ज्ञान होना चाहिए। जी ज्ञान जी की अलग ही वो है। तो मुझे यही लगा कि उनको भी इज्जत और वह पोस्ट जो उसको मिली है उसको लेने का अधिकार पूरा है। इसमें जी स्त्री जी पुरुष जी की कोई वो नहीं है। जी बहुत अच्छी लघु कथा आपकी, बहुत जी। सुंदर। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बहुत पसंद अच्छी आई? जी जी। बात और पसंद सब। भी नहीं है, लेकिन आपकी उसमें कोई त्रुटि ऐसी नहीं है। ये एक ही जी में फ्लो में चलती हुई लघु हाँ। कथा है। मेन जी चीज जी ये है, बहुत जी अच्छी जी लघु कथा। जी जी। शुक्रिया बाकी शुक्रिया। आचार्य जी आप बाद में जी आपको देंगे, बताएंगे कुछ ना कुछ जी जी। जरूर। शुक्रिया शुक्रिया। हमारे जी पटल पर डॉक्टर सुषमा सौम्या जी भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी स्वागत वंदन करती हूँ। बहुत स्वागत है। हमारी बहुत अच्छी कवित्री हैं। अब मैं वरिष्ठ जनों की तरह जरा मुड़ती हूँ, जो लघु कथाकार वरिष्ठ हैं। आदरणीय संजीव आहूजा जी से पहले मैं आग्रह करती हूँ कि वो अपनी लघु कथा का वाचन करें। आचार्य जी को प्रणाम और सभी साथियों को नमन। नमस्कार। मेरी आज की कथा का शीर्षक है तर्क। बेटे की जिद पर रमा ने बेटे को खिलौने दिला तो दिया। उसके मन में दुविधा कि जनाब का इससे मन भर जाएगा तो और खिलौनों की तरह जल्दी ही ये कूड़े में दिखे। साहबजादे फिर नए की ख्वाहिश करते नजर आएंगे। रास्ते में बेटे को समझाया, अगर तुम यूं सब खिलौने तोड़ते रहोगे तब हमेशा तुम्हारे पास एक ही दो खिलौने रहेंगे। अगर संभाल के खेलोगे, फेंकोगे नहीं, तो कुछ दिन बाद तुम्हारे पास खेलने लायक बहुत सारे खिलौने होंगे, अलमारी भर खिलौने, नए भी पुराने भी, खेलने लायक भी और अलमारी भर। सच में मनु? हाँ सच में। अब मनु हर खिलौने अच्छे से खेलता और संभाल रखता। धीरे धीरे मनु के पास ढेरों खिलौने हो गए। जब उसका मन हो पुराने से खेलता, जब मन होता नए से। आज मम्मी पापा और दादाजी पुराने मकान बेचने की बहस हो रही थी। सब नए घर में अच्छे से रह रहे थे, पर दादाजी किसी भी स्थिति में पुश्तैनी मकान बेचने के पक्ष में नहीं थे। सब बातें मनु सुन रहा था। रात को मम्मी के पास सोते वक्त बोला, मम्मी अगर आप लोग दादाजी की बात मान लो तब हम लोगों के पास दो दो घर हो जाएंगे, है ना? और अगर दादाजी के घर को भी अच्छे से पेंट करवा लो तो हम कभी यहाँ रहेंगे कभी वहां।
थोड़ी देर कुछ सोचकर फिर बोला, और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी एक बड़ा सा घर बनाऊंगा। तब हम लोगों के पास 3-3 घर, जैसे अब मेरे पास ढेरों खिलौने हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लघु कथा। और मेरी तो इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आपकी लघु कथाओं की समीक्षा कर सकूं, क्योंकि आपकी हर लघु कथा एक हीरे की चमक लेके हमारी महफिल में आती है। बहुत सुंदर कथा है ये भी। आप काफी समय बाद आए हैं, लेकिन आपकी लघु कथा वैसे ही बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और साधुवाद ही दूंगी मैं आपको। हर कथा आपकी मारक होती है, दिल में उतर जाती है, यही कहूंगी। बाकी बहुत बढ़िया लघु कथा लिखते हैं सर, कोई त्रुटि तो निकालने का मेरी वो नहीं है। बहुत सुंदर कथा, बधाई आपको। इतनी अच्छी बात बिंब के जरिए जो आपने समझाई है ना, खिलौना एक मन में बस गई, वो चीज बहुत अच्छी, बहुत सुंदर बहुत लगी। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर लघु कथा। संजीव आहूजा जी तो हमारे बहुत अच्छे लघु कथाकार हैं, वरिष्ठ लघु कथाकार हैं। और अब मैं आदरणीय निर्मल कुमार डे जी की तरफ बढ़ती हूँ। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी लघु कथा का वाचन करें। निर्मल कुमार डे जी बहुत वरिष्ठ लघु कथाकार हैं और हर एक बहुत ज्यादा लघु कथाएं लिखते भी हैं, हमारे समीक्षक भी रह चुके हैं वो। मैं उनको आदर से आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। लग रहा निर्मल पांडे जी है नहीं। नहीं है तो नहीं, इस निर्मल, समय दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, वो कहीं उठ के चले गए हैं अपने से। चलिए तब तक किसी और को बुला ली। अब तो सभी हो गए। सभी हो गए। मेरी रचना रह गई है। हाँ, तो तब तक आप अपनी पढ़ लीजिए। आदरणीय मंजू सक्सेना जी, जो स्वागत है, इन्होंने स्वागत ये है। लघु कथा की गोष्ठी सजाई है, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपनी लघु कथा का पाठ करें। बहुत स्वागत मंजू जी। आज हमारी जो संयोजक हैं निवेदिता श्रीवास्तव निवि जी, उनकी आंख वो में नहीं है। प्रॉब्लम हो गई, इसलिए वो आई नहीं। तो उनका भी काम मुझे ही मेरी लघु कथा का शीर्षक है पराया घर। तेरे घर आ रहा हूं, भाई फोन पर कह रहा था, और उसे याद आया बचपन में कितनी बार सुना था तुझे पराए घर जाना है। और वो भोली माँ से अक्सर पूछती, माँ ये पराया कौन है, मुझे नहीं जाना उसके घर। पर अभी बहुत दिन नहीं बीते जब माँ ने उसे ससुराल विदा करते समय बेटियां तो पराए घर की होती हैं कहकर जैसे बाप के घर से बेदखल कर दिया था। कल पति ने कहा था, मेरे घर में रहना है तो ऐसे ही रहना होगा। मेरा घर? वो भाई की बात पर अचंभे से बोली, हाँ हाँ, शादी के बाद तेरा वही तो घर है ना। कैसी बातें करते हो भाई, जब अपने जन्मदाता का घर ही मेरा अपना नहीं है तो पराया घर कैसे मेरा अपना हो सकता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपकी लघु कथा तो हर स्त्री के मन को छू जाएगी, इतना सुंदर आपने लिखा है। और मुझे तो ये लगता है कि सारे रीति रिवाजों में स्त्री के साथ बहुत ज्यादा ये पक्षपात किया गया कि उसको शुरू से ही पाला जाता है कि वो पराई है। बेटियों को अभी से कहा, अरे तुम्हें तो दूसरे घर जाना है। मुझे लगता है ये बात बच्चों के मन में नहीं बिठानी चाहिए। जहां तक है अपनी, अब थोड़ा चेंज आना चाहिए कि दोनों बराबर ही हैं। आजकल 1-2 बच्चे होते हैं, तो ये कथा वाकई में दिल को छू जाती है और पराये होने का एहसास दिलाया जाता है उसको। ये चीज नहीं होनी चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है। ये कथा बहुत सुंदर संदेश दे रही है। सभी सभी के माओं के लिए ये संदेश बहुत सुंदर है। बहुत धन्यवाद सुंदर, मंजू जी, बहुत सुंदर मंजू जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। निर्मल पांडे जी आ अब गए मैं हैं शायद। आगे बढ़ती हूँ। आदरणीय निर्मल कुमार डे जी अब
आपकी कथा का वाचन होना है। मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ, आप अपनी कथा, लघु कथा का वाचन करिए। आपका माइक कौन है डे जी? शायद उनको सुन नहीं पा रहे हैं वो, लगता है। वो वाईफाई से उनको वो नहीं समझ में आ रहा होगा। निर्मल कुमार जी, आपको सुन पा रहे हैं आप? मैं एक बार फोन करके देखती हूँ। हाँ, कुछ गड़बड़ लग रही है, उन तक आवाज नहीं जा रही। शायद ईयरफोन नहीं लगाए हैं, अभी ईयरफोन लगाए हुए थे। बड़ा अच्छा लगता है ये दिन, बहुत अच्छी लगती है ये गोष्ठी। थैंक यू सो धन्यवाद मच, तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। आप आते हैं, यही बहुत अच्छा लगता है। सच में बड़ा अच्छा लगता है। अपर्णा जी आप पढ़ो। अब बात कर रही है ना, मंजू जी बात कर रही हैं। अच्छा। मंजू जी आपका भी माइक बंद हो गया। बंद किया था जानबूझ के ना। मैं आ रहे हैं? देव जी को फोन करके बता रही थी कि कैसे करें, वो कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, तब तक अपर्णा जी आप अपनी कथा सुना दीजिए। तो ठीक है। ठीक। हाँ, जब तक अभी बीच में अगर निर्मल कुमार जी मिल जाएगा उससे, तो नहीं तो मैं जो अब तक हमारे सबकी समीक्षा कर रही थी, मैं उनको बुलाती हूँ, उनको आमंत्रित कर रही हूँ, और उसकी समीक्षा जो है वो संजीव आहूजा जी करेंगे। बहुत धन्यवाद। अपर्णा जी स्वागत। मेरी लघु कथा का शीर्षक है आखिरी ख्वाहिश। वैसे मैंने भेजी नहीं थी ये कथा, तो हो सकता है संजीव जी को थोड़ी वो लगे, तो मैंने सोचा सबकी कथाएं बहुत सारी आ गई, मैंने नहीं भेजी थी। मेरे पास भी नहीं आए हैं। आपके पास भी नहीं आई होगी। सर आप लोग सुन के ही करिएगा। देखिए, आखिरी ख्वाहिश। बूढ़ा लाचार मजार पर परिस्थिति के अंदाज में बैठा अश्क बहाते हुए सोच रहा था, कितनी खूबसूरत थी तुम, संगमरमर सा जिस्म, जिसमें गुल सा नाजुक दिल। तुम्हारी बहुत याद आती है बेगम, कहाँ हो तुम? पता नहीं क्यों मेरे बेटे से डर सा लग रहा है मुझे। मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं दुनिया में प्यार की एक और मिसाल पेश करना चाहता हूँ, कहकर सिसकने लगा था शहंशाह। तभी औरंगजेब को आता देखकर बोला, बेटा मैं अपने एक ख्वाहिश बताना चाहता हूँ, मैं एक ताज और बनवाना चाहता हूँ, काले संगमरमर का, ताकि अपनी याद में आने वाली पुश्तें मेरी बेगम के साथ मुझे भी याद रखें। औरंगजेब कुटिलता से मुस्कुराया और सिपाहियों को बादशाह को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। ताजमहल के बाहर कुछ लाचार हाथों से महरूम मजदूर शहंशाह को बंदी देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। धन्यवाद। अब मैं आहूजा जी ने सुन ली होगी, तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि आप इसकी समीक्षा कीजिए। बहुत बहुत अच्छी लघु कथा आपने कही। आपका इशारा
मजदूरों के संग हुई नाइंसाफी की ओर है जी। और वो बहुत सही आपने अपनी रचना को गढ़ा है कि जिनके संग नाइंसाफी होती है वो जब कुछ ऐसा होते देखते हैं तो उनको खुशी होती है, चाहे वो गलती ही क्यों ना हो। कथा सही आपकी बात। बहुत अच्छी है और बहुत सही तरीके से गढ़ी भी गई है। धन्यवाद। बहुत अभी बिमल जी, एक आपका माइक ठीक हो गया? सुनाई दे रहा है? लग रहा नहीं हो पाया। हाँ। वो जरा सा होता है उसमें, लेकिन पता नहीं होता ना, तो उनसे कहिए एक बार दोबारा जाके जुड़े, दोबारा हो सकता है एक बार अपने को वो करके, तब तक आचार्य जी को आमंत्रण दे दीजिए। एक मिनट मैं दीदी उनकी लघु कथा का मैं समीक्षा ऐसे ही कर दूं, उनको सुनाई तो दे रहा होगा? हाँ, ये अच्छा रहेगा ये ज्यादा सही रहेगा। जी। फिर इंतजार कब तक किया जाएगा? तो वो चले भी गए लग रहा है कहीं फिर। नहीं आया। अभी जाके आ रहे हैं, फिर ट्राई कर रहे हैं एक बार। अगर नहीं होता तो मैं उनकी समीक्षा ऐसे ही बता देती हूँ। वो सुन तो पा रहे हैं कि सुन भी नहीं पा रहे नहीं, वो? सुन भी नहीं पा रहे हैं ना। हाँ, तो वो कनेक्शन हट गया उनका। नहीं, कनेक्शन नहीं हट गया, वो वाईफाई डेटा जो होता है ना, सेल्युलर डेटा, वो नहीं है उनके। ओके ओके। हाँ, इसलिए वो ना सुनेंगे ना उसमें उनका आएगा। तब तक आचार्य जी को आमंत्रित कर लीजिए। हाँ, फिर मैं, अगर बीच में आ जाएंगे वो तो फिर देखिए। नहीं, तब तक के बजाय ऐसा करिए जी। कि डे जी की कहानी कथा लघु कथा को या तो कार्यक्रम से बाहर कर दीजिए या एक व्यक्ति पढ़ दे और अपर्णा जी उसकी समीक्षा कर दें, और हम कहेंगे मंजू जी जितना बढ़िया पढ़ेंगे उतना बढ़िया कोई नहीं पढ़ हाँ, मैं भी यही कहना चाह रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। ढूंढनी पड़ेगी मुझे। दुराहे पर बचपन, इससे बढ़िया लघु कथाएं आ रही हैं। उनकी आदरणीय निर्मल डे जी के लघु कथा का शीर्षक है बिरादरी। आप प्रशांत दास को जानते हैं? आजकल उनकी रचनाएं खूब छप रही हैं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में। रजत सिन्हा ने अपने लेखक मित्र आशीष राय से पूछा। जी बिल्कुल जानता हूँ, सोशल मीडिया पर भी खूब लिखते हैं। नहीं, इनकी जो हमारे पास ये लघु कथा कथा है वो दूसरी है। ये इनकी कथा नहीं है दीदी। हमारे पास ये जो भेजी है वो है चाची आजकल आपको गांव के मकान में नहीं देखते। हाँ, ये है, यही समय वाली है। चक्र, समय चक्र। अच्छा 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 अच्छा, आ गए शायद वो। देखिए देखिए, हमें लघु कथा भेजने का ये लाभ हुआ। नहीं, आपके पास ही मैं देख रही थी, आपके ही उसमें देख रही थी। आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ, आपकी आवाज आ बहुत रही है। स्वागत है आपका। हाँ, अच्छा बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। चलिए, चलिए धन्यवाद। धन्यवाद, चलो नमस्कार जी, अब आप ही की लघु कथा आपको पढ़नी है, सबकी हो गई। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक।
मैं एक बार देखता हूँ उसको। आपका बंद है माइक दीदी। माइक बंद है? नहीं, आपका नहीं, खुला है, मंजू खुला है, जी, आपका खुला है। आप आपका खुला पढ़ना है। शुरू करिए। अच्छा, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। और सुविधा के लिए सबसे मेरा क्षमा प्रार्थी हूँ, बहुत दिक्कत हो गई। कोई बात नहीं। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मेरी लघु कथा का शीर्षक है दर्द। सुनो जी, मुझे लगता है हम दोनों के संबंध में कुछ बासीपन सा आ गया है। ऐसा कुछ करो ना कि कुछ ताजगी आ जाए। ये तुम सुबह सुबह क्या कह रही हो? चाय की प्याली को टेबल पर रखते हुए पति ने कहा। क्यों? मैं गलत कह रही हूँ क्या? जो महसूस कर रही हूँ उसे ही बयान कर रही हूँ। 55 साल की पत्नी ने बेहिचक कहा। हमारी शादी के 30 साल हो गए, कभी पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर रार नहीं हुई। दोनों बच्चे सेटल्ड होकर अपने अपने कार्यस्थल पर सपरिवार मजे में हैं। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं। फिर ये सारी बातें गलत नहीं है, लेकिन क्या आप मेरे दोस्त नहीं बन सकते? पत्नी की जगह दोस्त? क्या बात करती हो? सर, आपने ये वाली कथा भेजी है? जी। यही वाली कथा भेजी है? मुझे तो लग रहा है कोई दूसरी कथा भेजी है आप। अच्छा, कौन है बताइए तो। ये बूढ़े माँ बाप वृद्ध आश्रम वाली। एक मिनट। मैंने तो उसी की समीक्षा लिखी है। ना तब तो ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ये क्या शीर्षक बताइए तो। वृद्धाश्रम के ऊपर आपने भेजी है कथा। इसका अच्छा शीर्षक है समय चक्र। समय अच्छा, चक्र। ठीक जी 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 है, मैं उसी को पढ़ रहा हूँ। जी। चाची, आजकल आपको गांव के मकान में नहीं देखते हैं। अब अकेली रह पाना संभव नहीं बेटा। आपके बहू बेटा विदेश में रहते हैं। विदेश का जीवन मुझे पसंद नहीं। 70 वर्षीय वृद्धा ने जवाब दिया। फिर तो मकान बिना दिया बाती के मैं क्या करूं? पहले मकान में कितनी रौनक रहती थी। राजेश ने अफसोस जाहिर किया। समय के साथ सब बदल गया। न लगाव रहा, न पछतावा। भौतिक सुख ने संबंधों के अर्थ ही बदल दिए। तो फिर मकान बेच क्यों नहीं देती? मेरे मरने के बाद मकान वृद्धाश्रम में बदल जाएगा। उपेक्षित वृद्धों के काम आएगा मेरा मकान। मतलब मैंने वृद्धाश्रम अथॉरिटी को लिख दिया है। सामने दिख रहे वृद्धाश्रम की ओर इशारा करते हुए वृद्धा ने कहा। धन्यवाद। यह विषय इतना ज्यादा लिखा जा चुका है और लिखा जा रहा है और लिखा जी भी जाएगा, क्योंकि ये समस्या ही ऐसी है कि आजकल के बच्चे जो है अपने माँ बाप को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं रहे हैं। वो चीज ही नहीं रह गई। बच्चे बाहर चले जाते हैं और वृद्ध माँ बाप बेचारे उनका इंतजार करने में बूढ़े हो जाते हैं और बूढ़े हो जाते हैं। इतना बड़ा मकान बनाते हैं आलीशान, और फिर वो दोनों लोग अकेले रह जाते हैं, तो वो क्या करें? जो आपने इसमें जो आपकी लघु कथा जो संदेश दे रही है वो बहुत अच्छा संदेश है, और आपकी लघु कथा बहुत अच्छी है। एक मैं चाह रही थी कि एक उसमें थोड़ी सी, वैसे मुझे
डर लगता है आपकी ना लघु ना ना कथा की कहिए, समीक्षा करते हुए। बेहिचक लेकिन बेहिचक मैं कहिए। आचार्य जी की उससे ये कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा मारक कोई पंक्ति और इसमें होती तो ये कथा एकदम बहुत बढ़िया हो जाती। बाकी लघु अच्छा, कथा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा संदेश है और ये आज की मेन समस्या है जिस पर आपने लिखा है और बहुत अच्छी बात है कि इस पे लिखा जाना चाहिए। धन्यवाद। जी बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। अरे बाहर की लाइट जला दी बेटा, है जलाया? हेलो, जाओ। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, अब मैं बहुत सुंदर। हमारी इस गोष्ठी जो है अपने पूरे मुकाम पे पहुंच गई है। सभी लोगों की लघु कथाएं हो गई हैं। तो मैं आदरणीय आचार्य जी से अब ये दीदी आग्रह करती हूँ। सौम्या जी भी जुड़ी हैं। कौन? लिखती नहीं है। सुषमा अच्छा, सौम्या जी अच्छा वो कवित्री है, बहुत अच्छी ले। ठीक है, लिखी है उन्होंने भी, हमारे उसमें उनकी भी लघु कथाएं हैं। देखिए, हाँ। में, लेकिन वो ज्यादा नहीं लिखती हैं। तो मैं आचार्य जी को आमंत्रित करती हूँ आदर से कि वो अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ हमारी सबकी समीक्षाएं पे भी टिप्पणी करें, अपर्णा की समीक्षाओं पर, और अपनी लघु कथा का भी वाचन करें। आदरणीय जी, बिल्कुल बहुत बिल्कुल, स्वागत है। नमस्कार। स्वागत है गुरु जी, आचार्य जी। आचार्य जी का स्वागत है। आदरणीय मंजू सक्सेना जी, आज की समीक्षक आदरणीय अपर्णा गुप्ता जी और सभी सम्मानित लघु कथाकारों और लघु कथा कर्त्रियों, बहुत से शब्द हैं ऐसे जिनका स्त्रीलिंग करने में जुबान लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि पुरुष का वर्चस्व रहा है भाषा पर भी, वो अपने पक्ष में ही सब लिखते रहे हैं। तो अब धीरे धीरे उसको परिवर्तित किया जा रहा है। हाँ, नहीं, राष्ट्रपति हैं जैसे, और तो अब राष्ट्रपति, पति का प्रयोग स्वामी के अर्थ में किया गया है। राष्ट्र के वो स्वामी है, शासक है, राजा है। फिर भी पति शब्द का जो प्रयोग समाज में होता है उसको देखते हुए वही चुना गया। तो हस्बैंड को स्वामी के अर्थ में पति कहा दिया गया, लेकिन पत्नी को स्वामिनी के अर्थ में कहीं कुछ नहीं कहा गया। अब जबरदस्ती हम लोगों ने नए नए शब्द गढ़े हैं, गृह स्वामिनी, गृह लक्ष्मी, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, लेकिन पारंपरिक कोई शब्द नहीं। तो हम लोगों ने, पुरुषों ने महिलाओं की उपेक्षा तो की है, इसमें दो राय नहीं है। एक आध उदाहरण दे के हम मन को संतोष दिला देते हैं, लक्ष्मी बाई हुई, ये हुई, वो हुई, अपने दम पे हुई, आपने क्या किया उसमें, आप अपने को देखिए। तो पुरुषों ने तो कहीं न कहीं आपका बड़प्पन है गुरुजी, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर कि इतने अच्छे विचार हैं आपके। बहुत आभार। वैसे मैं अच्छा लगने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल अपनी बहुत तरफ से बड़ी बात न्यायपूर्ण है, बात कह रहा बहुत बड़ी बात है कि अगर आप ऐसा समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात। आज का जो कार्यक्रम हुआ उसको देख के जो एक सबसे बड़ी हमें आनंद की अनुभूति हुई और सबसे बड़ी प्रसन्नता हुई कि, और हमारी बात पे मोहर भी आज लग गई कि सभी के अंदर अद्भुत क्षमताएं हैं, उनको प्रकट होने का अवसर मिलना चाहिए। आज अपर्णा गुप्ता जी ने सिद्ध कर दिया कि एक समीक्षक कहीं हर लघु कथाकार के भीतर रहता है, उसे प्रकट होने का अवसर चाहिए। आज इतनी बढ़िया समीक्षा अपर्णा जी ने की है कि अब तो मन होता है किसी को भी न छोड़ा जाए। अगले कार्यक्रमों में एक एक करके सबसे समीक्षा कराई जाए, और अगले के लिए हमारा एक बड़ा ओजस्वी स्तर मेरे मस्तिष्क में है कि अगर वो समीक्षा में उतारा जाए स्वर, तो वो तो उतरेगा ही कभी न कभी, लेकिन अगर अगली समीक्षा में उतारा जाए, अगली के माने नेक्स्ट नहीं, उसके माने वो किसी अगली में, दूसरी, तीसरी, चौथी में, तो उस स्वर का वर्चस्व आप देखेंगे और मेरी बात पे आप मोहर लगाएंगे
उस स्वर का नाम है विजय कुमारी मौर्य विजय। बहुत ही ओजस्वी स्वर में अपनी बात को कहती हैं। तो ऐसे ही सबके अंदर अपने अपने गुण हैं। तो मैं मंजू जी से कहूंगा कि ये प्रयोग आपका आज का बहुत सफल रहा और इस प्रयोग को बराबर आगे चलाते रहें, नए नए लोगों को भी समीक्षा करने का अवसर दें। क्योंकि नए लोग भी जब समीक्षा करते हैं तो कुछ पढ़ते हैं, उनको पहला अवसर जब मिलता है तो उनको चिंता होती है मेरी समीक्षा कहीं पीछे न रह जाए, तो अध्ययन भी करते हैं, तत्वों को समझते हैं और लक्षणों को समझ के जब समीक्षा करते हैं तो उनकी समीक्षा कभी कभी स्थापित समीक्षकों से भी श्रेष्ठ हो जाती है। आज तो मुझे ऐसे लगा जब अपर्णा जी समीक्षा करती। और व्यक्तिगत समीक्षा किसी की दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ बिंदुओं पे हम चर्चा कर लेते हैं जो बिंदु उभर के सामने आते हैं। एक तो अंत पे फिर हम आज बात करेंगे। वैसे सभी लोक कथाओं का स्तर बहुत ही ऊंचा है और सदैव पीछे से आगे जब बढ़ते हैं तो स्तर और से और ऊंचा होता ही चला जाता है, उत्तरोत्तर ऊंचा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। लेकिन कुछ बिंदुओं को बार बार दोहराना जरूरी है, उधर ध्यान रहे कि कोई संदेश हम देना चाहते हैं तो लोक कथा के माध्यम से उसको संप्रेषित करते हैं। ये तो अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन वो संदेश अंत में कुछ इस ढंग से विस्फोटक रूप में आए, उभर के आए कि सुनने वाले के हृदय में एक चमत्कार की अनुभूति हो, जिसे हम कहते हैं मारकता, मारक क्षमता। तो अंत में वो मारक क्षमता या मारकता, प्रभावोत्पादकता, यह या प्रभु विष्णुता बहुत शुद्ध हिंदी में कहें तो यह उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। इसकी कोई सीमा नहीं है। कोई कहे नहीं मेरे में तो मारकता है, तो वो सही कह रहा है, उसके में है मारकता, लेकिन और अधिक हो, और अधिक हो, और तेज हो, और पैनी हो, जितनी मारकता होगी लोक कथा उतनी ही प्रभावशाली। प्रारंभ आज लोक कथाओं का सभी का अच्छा था, किसी में वर्णनात्मक शैली नहीं थी। ऐसा था पहली पंक्ति से ही मन होने लगता था कि सुनी जाए, हर लोक कथा में ये गुण था। एक बात कालखंड की जरूर उठी है, तो अपर्णा जी हम इस विषय में शायद पहले बात कर चुके हैं, अगर आप ध्यान दें कि कालखंड दोष का अर्थ अगर हम निकालें कि एक ही क्षण की कविता हो, एक ही क्षण की रचना हो, एक ही क्षण की घटना हो, क्योंकि हम शब्द यही प्रयोग करते हैं क्षणिक घटना। तो एक क्षण की कोई घटना हो ही नहीं सकती। जब घटना घटेगी तो कुछ मिनट, कुछ सेकेंड, कुछ घंटे तो लगेंगे ही। अगर एक ही क्षण की घटना होगी तो वो घटना ही नहीं होगी, वो तो क्षण होगा खाली। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, इसके आगे कुछ नहीं। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो क्षण खत्म हो जाएगा, अगला क्षण आ जाएगा। तो इसलिए क्षणिकता का अर्थ ये नहीं है, उसका अर्थ ये है कि समय में निरंतरता होनी चाहिए। एक के बाद एक घटना होती जाए, समय छलांग न लगाए कि हमने तीसरे दिन देखा तो वो पिल्ला मेरे दरवाजे पे कूं कूं कर रहा था। ये कालखंड है। तीसरे दिन देखा और वर्षों बाद देखा तब तो कहने क्या है। इस प्रकार से कालखंड जो है वो सच पूछिए तो मिनटों में, घंटों में, दिनों में, वर्षों में, युगों में नहीं नापा जाता। उसका जो मेरी दृष्टि में मानक आया है, हमने काफी इस पे अध्ययन किया है, मैं अपना अध्ययन बता रहा हूँ, हो सकता है कोई कभी मुझसे अच्छा भी विचार रखे, हम उसको भी ग्रहण कर लेंगे। तो मेरी समझ में आया है कि काल खंड तो कुछ न कुछ होगा ही, इतने घंटे का होगा। अगर हम लोग कथा कोई रखेंगे तो कुछ घंटों की घटना होगी, कुछ दिनों की भी हो सकती है, महीनों वर्षों की भी हो सकती है, ऐसा भी विद्वान मानते हैं। लेकिन उसमें निरंतरता होनी चाहिए, बीच में, अंग्रेजी में इसे कहते हैं ब्रेक, लंबा नहीं होना चाहिए, बीच में एक अंतराल नहीं होना चाहिए जिसको छलांग मार करके कथा आगे पहुंच जाए। अगर ऐसा होता है तो कालखंड दोष होता है। अब हर लोक कथा को अपनी दृष्टि से आप देख लें, उसमें कुछ कहने की बात ही नहीं। अगर निरंतरता है
कि हमने ये किया, उसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, और उस घटना होती चली गई और अंत में एक ऐसा झटका लगा जहाँ पे हमारा मतलब सिद्ध हो गया और हमने एक झटके के साथ, एक विस्फोट के साथ, एक चमत्कार के साथ, एक रहस्यात्मकता के साथ अपनी बात को कह दिया। सुंदर सा अंत हो गया। ये मेरा अपना अनुभव है जिसे मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, और अनुभव सबके अच्छे होते हैं। कहीं हमारे विचारों में भिन्नता भी होगी तो हम उसको भी साहस स्वीकार करेंगे, न स्वीकार करेंगे तो विचार उस पर अवश्य करें, सम्मान पूर्वक विचार करें। अब कुछ लोक कथाओं पे चर्चा करने का भी मन हो रहा है। हालांकि अपर्णा जी ने इतनी बढ़िया समीक्षा की है, कुछ कहने की आवश्यकता थी नहीं, लेकिन स्वभाववश कुछ बातें हैं। जैसे रश्मि लहर जी ने जो लोक कथा सुनाई बहुत ही अच्छी थी, और सभी ने अच्छी ही कहा, मैं भी अच्छी ही कहूंगा। लेकिन इन्होंने जो टीवी पर समाचार दिखाया है अंत में, स्मृति की फोटो, उसकी पुस्तक एक ना ऐसे भी के साथ टीवी चैनल पर सजी थी, उसके नीचे लिखे कमेंट को पढ़कर रवि का चेहरा फक पड़ चुका। बात को प्रस्तुत करने का ढंग मुझे बहुत अच्छा लगा कि टीवी का सहारा लिया और बीच का कालखंड देखिए खत्म हो गया। पीछे बहुत समय हो चुका था, लिखी कभी किताब होगी, आज उसका रिजल्ट आ गया, लेकिन रिजल्ट तुरंत आया जब कथा चल रही है। और पता कैसे चला? टीवी के माध्यम से पता चला। लेकिन टीवी की जो पंक्ति लिखी गई है, तो आप गौर करिएगा, क्या टीवी पे ऐसे ही लिखा जाता है? इस तरीके के समाचार आते हैं कि अश्लीलता तथा भोंडी रचनाओं पर भारी पड़ा यथार्थवादी लेखन। बधाई स्मृति जी, सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार हेतु आपकी पुस्तक चयनित की गई है। ये ऐसा लगता है टीवी की जगह कोई मित्र उसको संदेश दे रहा हो। टीवी चैनल कभी इस भाषा में संदेश नहीं देता, इसकी भाषा पे पुनः विचार करने की आवश्यकता। जैसे उदाहरण के लिए, अश्लीलता तथा भोड़ी रचनाओं पर भारी पड़ा स्मृति का यथार्थवादी लेखन, बस ये हेडिंग हो सकती है न्यूज की। अब स्मृति का भारी पड़ा लेखन, तो स्मृति के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया कि उन्हीं का लेखन है, उन्हीं की किताब होगी। लेकिन आप पुरस्कार भी कहना चाहती हैं तो कुछ बढ़ाना पड़ेगा। आपकी बात से हम सहमत हैं, ऐसा न समझिएगा सहमत कि भारी तो पड़ा, लेकिन कैसे पड़ा? वो पुरस्कृत हुई है, तो उसके बाद ऐसी भाषा में आप बोल सकती हैं कि फला सम्मान से या फला पुरस्कार से पुरस्कार दिया गया, प्राप्त हुआ आपकी कृति फला को। ये भाषा टीवी की होती, और आप सम्मानित हुई, आपको बधाई है, ये भाषा टीवी की नहीं। एक बार इस पर विचार करिएगा, ऐसा कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि ये टीवी चैनल की भाषा नहीं है। बाकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इन्होंने इसमें कविता, लघु कथा लिखने की संपूर्ण कला को प्रकट किया है, बहुत अच्छा है। कहीं कहीं कुछ कहना है। निर्मल कुमार दे या डे जी से जो कहना है, तो एक अनुरोध ही है, उसकी समीक्षा नहीं है, कि जब भी लघु कथा समारोह में आप आए, कृपा पूर्वक पधारें, तो अपनी तैयारी पहले से कर लें कि हमने कौन सी लघु कथा भेजी है और उसको पढ़ना है। तो चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, या वो कहीं छपी हुई हो, उसको निकाल के रखिए, क्योंकि आपके समय के साथ पूरे समूह का समय जुड़ा हुआ होता है। जितने लोग उपस्थित हैं उनका समय मूल्यवान होता है। और दूसरी चीज है, निरंतरता जब भंग हो जाती है तो रस भी भंग हो जाता है। जैसे मैंने कहा, कालखंड का अर्थ है कि निरंतरता न भंग हो, वैसे ही हमारा ये जो कार्यक्रम है, ये भी एक कालखंड ही, एक ही काल बन के आए, इसमें कालखंड दोष ना आए। अगर दोष आ जाएगा तो रस भंग वैसे हो जाएगा जैसे लोककथा में हो जाता है। भाई, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। नहीं सर, तो बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। आप विनम्रता बात नहीं है, तो आपका आदेश है, आप गुरु हैं हमारे। बहरहाल मेरा अनुरोध ही है। संजीव आहूजा जी की लघु कथा समीक्षा करने के बजाय
बार बार पढ़ने योग्य है और उससे कुछ सीखने की आवश्यकता है। बधाई आहूजा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, भारती पायल जी की लव कथा में नाजुकता बहुत है कि बड़ी नाजुकता से वो अपनी बात को कह रही हैं। नाजुकता और सुकुमारता से कि गृहिणी अपना काम किया जा रही है, किसी से कुछ नहीं बोल रही है, मम्मी के लिए तैयार हो गई, मम्मी के पास जाके खड़ी हो गई, फाड़ में गई दुनिया, हमारी मम्मी के आगे कुछ नहीं। ये भाव उन्होंने बड़े ही साहित्यिक ढंग से व्यक्त किया है। और इनका एक ये स्टाइल बहुत अच्छा लगा कि हाँ नहीं तो। कुछ महिलाओं की आदत होती बोलने में, पुरुषों की भी कुछ होती, सबके तकिया कलाम होते हैं, तो वो अपने कई बार कहती हाँ नहीं तो, हाँ नहीं तो बहुत ये लगा। तो हाँ नहीं तो ये कि ये ऐसा शब्द, ऐसा मुहावरा ऐसा प्रयोग किया है, उक्ति प्रयोग की है कि उससे उस महिला का पूरा चरित्र भी चित्रित हो जाता है। हाँ नहीं तो के माने होते, जब वो अपना निर्णय कर लेती तो बाकी सब बातों को ताक पे रख देती, मैं तो ऐसा करूंगी, हाँ नहीं तो, यह है हाँ नहीं तो। उसको बहुत ढंग से इन्होंने व्यक्त किया है। बधाई भारती पायल जी। और विजय कुमारी मौर्य जी की आज कथा भी बहुत अच्छी लगी, लव कथा पढ़ने में आनंद आ गया। अंत में वही बात हम नहीं दोहराना चाहेंगे कि मारकता थोड़ी सी बढ़ा दें तो और इस लव कथा में आनंद आ जाएगा। और जो बात कहना है वो तो हम जरूर कहेंगे कि देखिए, आपने उद्धरण चिन्ह, अंग्रेजी में जिनको कहते हैं इन्वर्टेड कामाज, का समुचित प्रयोग नहीं आपने किया है। आप पढ़िए अपनी कथा कि इतने में नेहा बोली, कामा आंटी घर जाकर मैं मारी जाऊंगी। तो कामा के बाद इन्वर्टेड कामा भी लगना चाहिए, उद्धरण चिन्ह भी लगना चाहिए। और उसकी बात खत्म हुई है मुझे काम करने दीजिए पर, तो काम करने दीजिए के बाद फिर वही उद्धरण चिन्ह बंद होना चाहिए। इस तरीके से उद्धरण चिन्हों को हल्के में नहीं लेने की बात है, ये गंभीर होते हैं। इनके न लगने से भाव का कुभाव हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी तो लोककथा जितनी बढ़िया है पूछिए नहीं। बाल श्रम के ऊपर बहुत अच्छा कटाक्ष किया है, बड़े कायदे से किया है, हृदय को छू जाता है। और निर्मल कुमार जी के बारे में कुछ मन में एक बात और आ रही थी कि डोनेट कर दिया, एक अच्छी बात है, एक चमत्कार पैदा किया आपने कि डोनेट कर दिया लेकिन किसी को बताया नहीं। तो अगर इतनी गोपनीयता थी, आज बता क्यों दिया? उसको तो फिर गोपनीय रखना चाहिए मृत तक। एक बात। दूसरी बात है कि अगर उपादेयता की दृष्टि से देखा जाए कि जब उन्होंने तय ही कर लिया कि हमें अपना मकान इस वृद्धाश्रम को देना है, तो पहले क्यों नहीं दे दो? वृद्धाश्रम में अच्छी खासी सेवा होगी, इतने लोग मिलकर के सेवा करेंगे। लेकिन नहीं, लवकथा की जो कल्पना लवकथाकार करता है वो उसकी अपनी कल्पना, समीक्षक के नाते नहीं, एक मित्र के नाते ऐसे मैंने बातें यहाँ पर रखी, सोचिएगा इस पर। और नीता शर्मा जी का क्या कहना है, बहुत सुंदर लवकथा है, कुछ कहने का अवसर नहीं दिया आपने, ये हमको निराशा रही। और आभा सक्सेना दूनवी जी ने भी बहुत अच्छी लिखी, ये किन्नर के ऊपर लिखी है। लेकिन ये आपको बता दें, आप सभी लोगों को अगर जानकारी में न हो, कि अब वो समय चला गया जब किन्नरों पे लिखा नहीं जाता था। किन्नरों पे इतना ज्यादा लिखा जा चुका है और किन्नरों पर इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बन चुकी हैं कि आप देखिए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत सुंदर सुंदर फिल्में बनी। एक किन्नर को पुलिस ऑफिसर के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उसकी पीड़ा को सुनिए, देखिए। बहुत ही, ऐसा नहीं, किन्नर पे बहुत कार्य हो चुका, उपन्यास भी लिखे जा चुके हैं। लेकिन लवकथा जो आपने लिखी है सर, एक तो किन्नर जज भी बन चुके हैं सर। हाँ हाँ, मतलब मैंने उदाहरण के लिए बताया। अब हर क्षेत्र में किन्नर बढ़ रहे हैं और मेरे मन में विचार भी आता है, समीक्षा से हटके अलग बात है, कि जैसे हमने तमाम कार्य किए हैं
कि सती प्रथा को खत्म, विवाह किया, बहुविवाह को खत्म किया, बलि को खत्म किया यज्ञ में। तो धर्म कोई भी हो, हर धर्म में रूढ़ियां आ जाती हैं, उनमें विकार आ जाते हैं, उनको दूर करना चाहिए। तो हमारे समाज में किन्नरों के प्रति जो भावना है उसको एकदम बदल करके उनको इस व्यवसाय से रोक लगा करके दूसरा व्यवसाय देना चाहिए। उनके इस व्यवसाय पे रोक लगा दें और उनको ऐसा व्यवसाय दें जिससे कि वो अपने को पहले से बेहतर महसूस करें। उनको व्यवसाय में लगने की आवश्यकता है। वो किन्नर किन्नर ही रहे, ये नहीं कि वो किन्नर नहीं रहेंगे, वो तो एक जेंडर है, थर्ड जेंडर से ही। लेकिन ये समाज और सरकार दोनों मिलकर के उनको एक सामाजिक स्थान दें। जैसे कभी विधवाएं थी, उनका छूना, पवित्र चीज को छूना, शुभ कार्य में आगे आना सब वर्जित था। अब ऐसा नहीं रह गया है, तो क्या हम इनके किन्नरों के बारे में नहीं सोच सकते? ये हमारी व्यक्तिगत बात है। जहां तक कहानी की बात है, बहुत अच्छी है। हाँ, इतना जरूर आपसे हम कहना चाहेंगे, ये जो अंत में आपने किन्नर का डायलॉग बुलवाया है, पढ़िएगा खुद, 4-5 पंक्तियों में आया है मेरे लैपटॉप के कि मैं हिजड़ा हूं, मैं जनखा हूं और मैं किन्नर भी हूं। रहा नौकरी के सवाल, वो मुझे मेरी काबिलियत पर मिली है। मुझे न तो किसी महिला में रुचि है, नहीं पुरुष में। मैं न्यूट्रल ही रहूंगी, हूं और रहूंगी। मुझे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर नियुक्त किया गया है। मैं कल से हार्ड वर्क की अपेक्षा करती हूँ आप सभी से। ये वाक्य एक नाटक का वाक्य तो हो सकता है, लेकिन स्वाभाविक वाक्य नहीं। वो अपनी बात को या तो टुकड़ों में कहे और या बहुत संक्षेप में कहे। हाँ, मैं हिजड़ा हूं, लेकिन अपनी योग्यता के आधार पे आई, क्या आपत्ति है आप? बस इस तरीके, मतलब यही वाक्य ना हो, लेकिन कुछ छोटा वाक्य हो जो बिल्कुल छू जाए और इतना लंबा लेक्चर उसे न देना पड़े। तो आप देखिएगा कि लघुकथा ज्यादा प्रभावशाली होगी। वैसे जैसे आपने लिखा है वो भी कोई आपत्तिजनक नहीं। और यह तो बिल्कुल ही अनावश्यक है कि पूरे ऑफिस में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। ये जो मारक वाक्य होता है, आखिरी प्रभावशाली वाक्य, उस वाक्य के बाद ये कहना कि वो सब उसे देखते रह गए, लोगों की ओठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई या वहां सन्नाटा छा गया, ये प्रतिक्रिया तो अंत में नहीं व्यक्त की जाती। या तो पहले से इसको कह दीजिए या न कहिए। क्यों? क्योंकि वो वाक्य ही ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाले के ऊपर उसका प्रभाव स्वयं पैदा हो जाए, वो स्वयं समझ ले कि वहां सन्नाटा छा गया होगा और कहानी खत्म, लघुकथा खत्म। तो पूरे ऑफिस में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। ये वाक्य न जोड़िए और मारक वाक्य पर ही खत्म कर दीजिए, तो मेरी दृष्टि में अधिक प्रभाव पड़ेगा। वैसे करके आप भी कुछ देखिएगा कैसा लगता है। ये सुझाव सब सुझाव ही होते हैं, अंतिम निर्णय जी, तो रचनाकार को लेना होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और नलिनी श्रीवास्तव जी, अच्छा लिखा है। नलिनी श्रीवास्तव जी हैं? नहीं, नलिनी श्रीवास्तव जी ने एक्चुअली में ऑडियो अपना भेज दिया था। हाँ, नहीं तो सफर में वो तो, हाँ, वो हम लोगों की व्यवस्था है, ऑडियो नहीं चलाएंगे। हाँ, तो फिर मैंने इसलिए चलाया। इसके बाद में जो सरोजबाला सोनी जी ने लघुकथा लिखी है, तो उन्होंने संवाद को कविता जैसा बना दिया है। बराबर बराबर लाइनों में ऊपर से नीचे तक ढाल के कविता जैसा लिख दिया है। मेरी समझ में ये उचित नहीं है लघुकथा में। लघुकथा लघुकथा हो तो उसको जैसे अनुच्छेद होते हैं, जैसे संवाद लिखे जाते हैं, वैसे ही लिखें। इससे मन भटक जाता है देख के। एक बार ये होता है कहीं कविता तो नहीं है, क्या है। और इस तरीके का लेखन भी गद्य में कोई उचित नहीं माना जाता है। तो मेरी दृष्टि में आप इसको गद्य में वैसे लिखिए जैसे लिखा जाता है। ये कविता का रूप इसे मत दीजिए। जैसे दवाइयां लिख रहा हूं, ले, अब ले के बाद खत्म हो गया, दूसरी लाइन शुरू हुई, लीजिएगा और हाँ बाबा। अब बाबा का जी जो है अगली लाइन में आ गया, जी को खुली हवा और प्रकृति के बीच रखिए। तो
टुकड़े जो हैं उनमें कोई टुकड़े होने का औचित्य नहीं दिखाई देता, केवल ये सजावट के लिए ऐसे बराबर सांचे में ढाल दिया। तो ऐसा प्रयोग मेरी समझ में लघु कथा में उचित नहीं है। और एक बात और बता दें कि जैसे सुरेश ने कहा तो सुरेश लिख के ऐसे डैश लगा के उसकी बात लिख दी, डॉक्टर ने कहा डैश लगा के लिख दी। ऐसा लघु कथा में लिखा भी जाता है, वर्जित नहीं। पहली बात, हमको अधिकार भी नहीं इस पे आपत्ति करने का, लेकिन एक सलाह है आपसी कि यह शैली नाटक की है, नाटिका की है, एकांकी की। लघु कथा में यह शैली बहुत अनुकूल नहीं लगती। फिर भी ऐसा नहीं है कि लिखा ना जाता, विचार करके देखिएगा, जैसा अच्छा लगे वैसा करिएगा। अच्छा, ठीक है। वो मैंने सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैंने वो मारक वाली लाइन जो है वो ऐसे लिख के दिया था कि और हाँ एसी इन्हें नुकसान करेगा, ये मैंने लिखा था कि ताकि प्राकृतिक वातावरण में रहें। बाकी जी, ठीक है, ओके, करेक्शन करेंगे सर। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। ठीक है, ठीक ठीक। ओके। और सभी लघु कथाएं बहुत श्रेष्ठ हैं। सिद्धेश्वर जी के दर्शन नहीं हुए, मंजू सक्सेना जी की लघु कथा तो समीक्षा करने के बजाय वही बात है कि बार बार पढ़ने के योग्य है और उससे कुछ सीखने की आवश्यकता है। बहुत अच्छे ढंग से आपने पूरी लघु कथा को लिखा है। हाँ, कहीं कहीं पर कुछ लेखन के ढंग में गड़बड़ी हो सकता, टाइप वाइप करने में आपसे ऐसा हो गया हो। जैसे मंजू जी आप हैं स्क्रीन पे? नहीं। जी। अच्छा अच्छा। जैसे तेरे घर आ रहा हूँ, भाई फोन पर कह रहा था और उसे याद आया, बचपन में कितनी बार सुना था। तो आपने भी जो पंक्तियां तोड़ी हैं ये उसी रूप में तोड़ी हैं जैसे आजकल नवगीत वाले तोड़ रहे हैं या छंद मुक्त वाले तोड़ रहे हैं। मेरी समझ में ऐसे पंक्तियों को तोड़ना लघु कथा के प्रभाव को बढ़ाएगा नहीं बल्कि कम करेगा और इसे घसीट के उसी छंद मुक्त कविता की ओर ले जाएगा। विचार करिएगा ये कहाँ तक ठीक है, ये मेरी राय है। जी जी। हाँ, और बचपन में कितनी बार सुना था तुझे पराये घर जाना है। अब सुना था के बाद कामा, इन्वर्टेड कामा तो सही लगे, ऊपर नीचे लिख दिया ये तक ठीक है। और वो भोली माँ से अक्सर पूछती, अब माँ ये पराया कौन है, मुझे नहीं जाना उसके घर। आप देखिएगा जो पंक्तियों का विभाजन है वो कुछ कुछ अनावश्यक लग रहा है और वो शुरू में ही ज्यादा है, बाद में नहीं है। प्रारंभ में जो आपने दो तीन पंक्तियां तोड़ दी हैं कि भाई फोन पर कह रहा था, फिर तोड़ दिया, और उसे याद आया, फिर तोड़ दिया, बचपन में कितनी बार सुना था, फिर तोड़ के वाक्य लिखा है। तो ये तो होता है। खैर, वाक्य का प्रारंभ करके फिर जो वाक्य है उद्धरण चिन्ह में वो दूसरी पंक्ति में भी लिखा जाता है और साथ में भी लिखा जाता है, ये तो लागू है। लेकिन उसके पहले का जो वाक्य, उसके तीन टुकड़े जो आपने किए हैं वो थोड़ा सा हमारी समझ में नहीं आए, उसका प्रयोजन हो सकता है कुछ और हो तो अलग बात है, अन्यथा ऐसा ना हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जी जी। और बाकी तो आपकी कथा, लघु कथा एक आदर्श होती है और वो वैसे ही प्रभाव डालती है पाठक के ऊपर जैसा प्रभाव आप स्वयं अपने व्यवहार से सभी रचनाकारों के ऊपर डालते हैं इस कार्यक्रम में। जैसे पूरे कार्यक्रम में आप सभी को अपने व्यवहार से मंत्रमुग्ध कर लेती हैं, वैसे ही आपकी रचना पाठकों को मंत्रमुग्ध कर लेती है। मैं समीक्षा में बस इतना ही कहना चाहूंगा, अंततः ये कहना चाहूंगा। आपका माइक बंद हो गया, चलिए। उपलब्धियों से पहुंच जाएं, कितनी भी लोग हमें प्रशंसा करें कि आप तो इस काम में परफेक्ट हो गए, आपका तो कोई शानी ही नहीं, ये मित्र जब कहें तो समझना चाहिए वो मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं। इसको ज्यों का त्यों नहीं मान लेना चाहिए कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ
मैं अंतिम शिखर पे पहुंच गया हूँ। अपने को और अधिक उत्तम से उत्तम बनाने के लिए अविरल प्रयत्नशील रहना चाहिए। यह आपको आगे बढ़ाता रहेगा, हमको आगे बढ़ाता रहेगा। मेरी समझ में इसी को सूत्र मान के हम अपनी प्रगति को कभी अवरुद्ध न होने दें, अच्छे से अच्छा लिखने का प्रयास करें और दूसरों की लघु कथाओं में जो प्रयोग अच्छा लगे उसको तुरंत ग्रहण कर लें, विषय अच्छा लगे उसको भी ग्रहण कर लें। ऐसा नहीं होता एक विषय पे एक ही लघु कथा लिखी जाएगी, उसी विषय पे आप अपने ढंग से लिखिए। तो जो कुछ जहां अच्छा लगे उसको ग्रहण करते चलें, बटोरते चलें और अपने को उससे संतृप्त करके, रिच करके, धनाढ़ करके और धनवान हो करके और अच्छा लिखें और अच्छा लिखें। लेखनी धनवान होती रहे, आगे बढ़ती रहे, आगे बढ़ती रहे, उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना लंबा मेरा वक्तव्य सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, मेरी कथा के लिए आपने कुछ नहीं कहा। बहुत अच्छा लगा मेरी कथा के लिए भी कुछ कह दीजिए। बहुत अच्छा आपकी कथा, आपकी कथा के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि भविष्य में कोई बहाना मत बनाइएगा, अपनी लघु कथा भेजिएगा। हमारे पटल पे थी नहीं, लैपटॉप पे हमारे सब लघु कथाएं हैं। मंजू जी ने भेजी थी, अपर्णा जी ने अपनी लघु कथा ही नहीं भेजी। तो मैं पहली तो ये परामर्श दूंगा कि जहां सभी लोगों ने भेजी हैं तो आपको भी भेजने में आचार्य जी आपका माइक बंद हो गया। बार बार माइक बंद हो जा रहा। गुरुजी, आचार्य जी चले गए क्या? आचार्य जी समापन है क्या मंजू जी? नहीं, अभी आचार्य जी का माइक बंद हो गया है। हाँ, आचार्य जी ने पढ़ दी। नहीं नहीं, गलती से टच हो गया होगा। हाँ, तो वही बात। बीच में कॉल आ रही थी, वो हमसे कट नहीं, अब शायद कट गई है। हाँ, तो कॉल आ जाती है। अपर्णा जी की लघु बहुत ही हृदय स्पर्शी है, हृदय को छूती है और जो प्रभाव डालती है उसके लिए एक ही शब्द आजकल चलता है, हालांकि हल्का शब्द है लेकिन सार्थक है, कि आपने अपनी लघु कथा के माध्यम से जो प्रभाव उत्पन्न किया है उसमें ऐसा लगता है कि जैसे लघु कथा ने जोर का झटका धीरे से दिया है और गहराई तक पहुंच गया है। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बढ़िया। और पुनः आप सभी को धन्यवाद। और आचार्य जी आपकी लघु कथा रह गई। जी जी आचार्य जी, आज हमें छोड़ दीजिए ना। अरे छोटी सी तो लघु तो लघु कथा है। आज हम भूल गए, सुनना चाहेंगे हम लोग गुरुजी। ये हमको हमारी बात का जवाब मिल गया। अब अपर्णा जी से आपने कहा आप पढ़िए। हाँ, उसी का हमको प्रत्युत्तर ये मिल गया कि हमको भी तैयार रहना चाहिए था और हम नहीं तैयार रहे, ये हमारी कमी। चलिए सुनिए, आप सभी को एक लघु कथा विनम्रता से निवेदित है। निर्मल कुमार डे जी से अनुरोध है कि हमारी ओर ध्यान आकृष्ट करें, लेकिन परिवार में कोई आवश्यकता हो तो उसको भी नजरअंदाज न करें, उसको भी बीच बीच में देखते रहें। मेरी लघु कथा का शीर्षक है सहायता। संवाद शैली में है। जी सर। हेलो। हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, आप सुनते रहिएगा, बीच में न बोलिएगा, क्योंकि जी सर, संवाद जी। शैली में है और संवाद शैली में अगर कोई दूसरा बोल दे तो व्यवधान हो जाता है। हेलो, कौन? हम कन्नौज वाले मौसा। प्रणाम मौसा जी। जीते रहो बेटा, कैसी तबीयत है अब? मौसा जी कुछ आराम है, लेकिन अभी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है। जल्दी ठीक हो जाओ बेटा, भगवान से यही दुआ करता हूँ। और क्या हाल है तुम्हारी माँ का? वह भी तो गठिया से परेशान रहती है ना। कैसे तुम दोनों का काम चलता होगा? कोई और तो देखने वाला है नहीं। बस
ऐसे ही सब राम भरोसे चलता है मौसा जी। क्या बताऊं बेटा, हमारे रहते तुम इतना कष्ट उठा रहे हो। बच्चों की परीक्षाएं चल रही थी, तभी हम लोग नहीं आ पाए। जी कोई बात नहीं, अब हम दोनों आ रहे हैं तुम्हारे पास। बच्चे भी चिड़ियाघर देखने की जिद कर रहे थे, उनकी भी जिद पूरी हो जाएगी और हम सब मिलकर दवा दारू खाना पानी सारा काम संभाल लेंगे। तुम दोनों को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। अरे इतना कष्ट मत कीजिए मौसा जी, हमारा काम चल जाता। कमाल करते हो बेटा, इसमें कष्ट काहे का। हम आड़े वक्त तुम्हारी कुछ सहायता न कर सके तो हमारे होने का मतलब ही क्या। डॉट डॉट कोई उत्तर नहीं। क्या हुआ बेटा, मेरी बात अच्छी नहीं लगी क्या। मौसा जी, हाँ बेटा बोलो, मेरी एक सहायता कर सकते हैं आप। हाँ हाँ बोलो। जब तक बीमार हूं मुझे देखने मत आइए प्लीज। लकुता समाप्त हो गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मुग्ध से बैठे हुए हैं अभी। अब इसकी समीक्षा आहूजा जी, मंजू जी, अपर्णा जी सब लोग मिलके करें, अपने अपने विचार व्यक्त करें। अपर्णा जी पहले आप विचार अपने व्यक्त करें और दिल खोल के अपनी बात कहिएगा। सर मैं क्या कहूँ, आपकी लघु कथाएं तो सब एक से एक होती हैं, एकदम दिल पे असर करती है। बहुत बढ़िया लघु धन्यवाद। कथा है संवाद शैली में। बस इतना ही कहूंगी कि एकदम दिल में उतर गई। बाकी मेरा संजीव सौभाग्य। जी बताएंगे। और आहूजा जी। आपकी लघु कथा तो बढ़िया होती है, पर आपका पाठन बहुत अच्छा था। एक एक डायलॉग बिना एक्सप्लेन किए हुए अलग अलग समझ में आ रहा था कि कौन क्या बात कह रहा है। मतलब बहुत ही। इसके लिए अतिरिक्त धन्यवाद। हेलो, स्टिल हो गया है कुछ। अच्छा, और आदरणीय मंजू जी। बहुत अच्छा एक आपने व्यंग प्रस्तुत किया है, इतना सुंदर कि लोग जो है बीमारी में वो अपना ही चिड़ियाघर और वो देखने जा रहे हैं। जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब थी तब तो वो जा नहीं पाए। अब उसने कहा कि मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, तो उन्होंने कहा हम सब बच्चों को लेके आ रहे हैं चिड़ियाघर। तो उसका जो जवाब है कि भाई अभी ना आइए प्लीज। बहुत बढ़िया व्यंग और मारक पंच लाइन आपकी बहुत ही अच्छी है। तो आपकी तो श्रेष्ठ होती ही है। बहुत सुंदर। बहुत अच्छे ढंग से आपने लव कथा को आत्मसात किया और मुझे कुछ ऐसा लगा था विजय कुमारी जी को देख के वो कुछ कहना चाहती हैं। आदरणीय विजय कुमारी मौर्य विजय जी। आचार्य जी बहुत बढ़िया है कथा आपकी। बस वही जो मंजू जी ने कहा, अपनापन जो जता रहे थे मौसा जी, वो कुछ बेटे की समझ में नहीं आया। जो उन्होंने कहा, मंजू जी ने सही कहा कि जब उसको बहुत जरूरत थी तो वो गए नहीं, और अब चिड़ियाघर देखने के लिए बच्चे उतावले हो रहे हैं। ये अपनापन थोड़ा सा बेटे की समझ में नहीं आया। वैसे लोक कथा क्या बताएं, सारे डायलॉग कितने बेटे को समझ में नहीं आया नहीं कहिए, बेटे को हजम नहीं हुआ। सही बात है, बहुत अच्छा। वो कहना वही चाहती हैं। बेटे को सही बात है, हजम नहीं हुई बात मौसा जी की। बहुत 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 धन्यवाद। लव कथा इसी लिखी जाती है कि कहीं जीवन के मोड़ पे काम आए। तो कभी कोई आपके यहाँ आने वाले हो तो ध्यान रखिएगा, और कभी आप खुद किसी को देखने जाने वाले हो तो भी ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत बधाई।
बहुत बधाई आज के सफल आयोजन के लिए आप सभी को, मंजू जी को, अपर्णा जी को और सभी उपस्थित सम्मानित रचनाकारों, बहुत बहुत सभी को मैं ये हमारे लघु कथा कक्ष के 2 सत्र होते हैं, जिसमें एक में हम लोग वाचन करते हैं और दूसरे सत्र में हमारे आचार्य जी बोलते हैं, जो कि पहले सत्र से ज्यादा श्रेष्ठ होता है। अरे नहीं, ऐसा हम लोग सब आपके दूसरे सत्र के इंतजार में रहते हैं, प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब ये पहला सत्र खत्म हो तो दूसरा सत्र शुरू हो, और हम बहुत सी जानकारियां और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हासिल करते हैं, और आपके बोलने का ढंग इतना अच्छा है कि वो सारी बातें दिल में उतर जाती हैं। और सबसे अच्छा लगा कि मना करना भी आना चाहिए, जैसे बच्चे ने मना किया, ये बड़ा अच्छा लगा हमको मंजू जी। हम लोग मना ही तो नहीं कर पाते, रोते रहते हैं। तो मना करना बहुत बड़ी बात है, ये बहुत भी अच्छा लगा। ना करना भी एक कला है। बहुत सही बात। जी जी, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। सर आपकी रचना को भी पढ़ना चाहेंगे पटल पर। अच्छा। बहुत अच्छी रचना है सर। सिर्फ चिड़िया खाना देखने पर ही सारी कहानी यहाँ पर सर बहुत मस्त है कि चिड़िया खाना देखने आ रहे हैं लोग बच्चों के लिए। मरीज या क्या कहें उनको, मौसा जी इसीलिए आ रहे हैं कि बच्चों को चिड़िया खाना दिखाना है। बहुत अच्छी रचना सर, बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक है। आचार्य जी छा गई। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बढ़िया, पूरे पटल पर छा गई आपकी रचना। बहुत सुंदर। ये मेरी बधाई। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज का ये हमारी ठीक है, तो माँ शारदा की कृपा से बड़ी अच्छी गोष्ठी संपन्न हुई, और मैं मंजू जी से कहूंगा कि जो औपचारिकता हो उसे पूरा करते हुए गोष्ठी को अंतिम चरण तक पहुंचाएं। जी। आज के यहाँ पर उपस्थित सभी रचनाकारों को, और विशेषतः हमारी जो नई सदस्य हैं, आभा सक्सेना जी, भारती पायल जी और निर्मल कुमार डे जी तो आते ही रहते हैं, लेकिन मैं उनका भी विशेष आभार प्रकट करती हूँ। और हमें आहूजा जी, विजय कुमारी मौर्य जी, रश्मि लहर जी, नीता शर्मा जी, आज की समीक्षक जिन्होंने बहुत अच्छी समीक्षा की, अपर्णा गुप्ता जी और आचार्य जी, सबको हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ आज की गोष्ठी सफल बनाने के लिए। और उम्मीद करती हूँ कि अगली बार भी हम सब अपनी और उत्कृष्ट रचनाएं लेकर इस पटल पर उपस्थित होंगे और आचार्य जी की बहुत अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। बधाइयाँ सभी को नमस्कार। धन्यवाद सभी को। नमस्कार।